सोचिए यह दृश्य, साल है 1975 का। भारत की सबसे शक्तिशाली नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनाव विजय को एक उच्च न्यायालय ने अमान्य करार दे दिया। पूरा भारतीय लोकतंत्र उस समय संकट में पड़ गया। इसके बाद जो संघर्ष हुआ, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस बीच संसद ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है, संसद भी इसे नष्ट नहीं कर सकती। यह एक ऐसा केस है जिसने हमेशा के लिए बदल दिया कि लोकतंत्र, चुनाव और न्यायिक समीक्षा को कैसे देखते हैं हम। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ यह केस के बारे में नहीं समझेंगे। केस का नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट, बल्कि यह देखेंगे कि इसने भारत के संवैधानिक इतिहास को कैसे आकार दिया। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम अपनी ऐप के माध्यम से आपकी सरकारी न्यायिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और उसके साथ साथ सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाते हैं। तो चलिए केस के पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं। जहां तक केस की पृष्ठभूमि का संबंध है, ये बात समझिएगा कि पहले आप पहुंच जाइए 1971 के आम चुनावों की ओर। इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उनके विपक्षी प्रत्याशी थे राजनारायण, जो समाजवादी नेता थे। परिणाम क्या आया? इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से वो चुनाव जीता, लेकिन राजनारायण इसे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की और आरोप लगाए, पहला कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, दूसरा सरकारी संसाधनों और अधिकारियों का चुनाव प्रचार में प्रयोग किया है, और यह सब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के अंदर आता है, माना जाता है, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून 1975 में ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया? इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार कर दिया। उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। समझ रहे हो कि प्रधानमंत्री जो उस समय पर पट्टाधीश थी, उनको पद से एक तरह से हटा दिया, उनका इलेक्शन ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और अपील के लिए सिर्फ 20 दिन का समय दिया गया। 20 दिन में अपील कर लोगे और तभी के तक आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। यह फैसला एक राजनीतिक भूकंप भी था उस समय पर। भारत की प्रधानमंत्री को ही अवैध रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके बाद यह पूरा मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने, जहां पर इस केस के अंदर जो मुख्य सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे वो इस प्रकार थे। पहला कि इंदिरा गांधी ने, आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कि अपील की सुप्रीम कोर्ट में। तो मुख्य प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न ये था कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव भ्रष्ट आचरण के कारण रद्द किया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध ठहराया जा सकता है भ्रष्टाचरण की वजह से? दूसरा, क्या संसद को असीमित शक्ति है संविधान संशोधन करने की और ऐसे चुनाव को बचाने की? तीसरा सवाल था कि क्या न्यायिक समीक्षा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं या नहीं? और इसी संकट के बीच संसद ने पारित किया 39वां संविधान संशोधन। यह संशोधन क्या कह रहा था? यह संशोधन कह रहा था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते। इन्हें केवल संसद द्वारा बनाई गई विशेष संस्था ही देखेगी। इसका मतलब क्या था? सरल शब्दों में कि इस 39वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालत से ऊपर कर दिया था, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाएगी। और ऐसा कब हुआ? जब केस पेंडिंग था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जब फाइनल फैसला आया तो उसमें इस 39वें संशोधन को
अमान्य भी करार कर दिया, गैर संवैधानिक भी डिक्लेयर कर दिया। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण निर्णय की जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पहुंचा। फैसला भले ही विभाजित रहा हो, लेकिन मुख्य इसके बिंदु ये थे कि पहला, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की पुनः पुष्टि हुई। सुप्रीम कोर्ट ने के पहले के केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल राज्य जो 1973 का केस है, जहां पर मूल संरचना का सिद्धांत प्रोपाउंड किया गया था, के निर्णय का सहारा लेते हुए कहा कि संसद की संशोधन शक्ति बहुत व्यापक है लेकिन असीमित नहीं है। दूसरा, कोई भी संशोधन जो संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट करता है वो असंवैधानिक है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोई भी संशोधन जो संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट करता है वो असंवैधानिक है। दूसरी बात जो कोर्ट ने अपने निर्णय में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बारे में बोली, वो ये बोली कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी संरचना का हिस्सा है, संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र संविधान की नींव है और लोकतंत्र तभी संभव है जब चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। इसलिए कोई भी कानून या संशोधन द्वारा इस अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात जो न्यायिक समीक्षा के बारे में बोली, वो ये बोली कि न्यायिक समीक्षा अटल है। 39वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालत की पहुंच से बाहर करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा भी बुनियादी संरचना का हिस्सा है। मतलब आपका 39वां संशोधन रद्द कर दिया गया। और इस फैसले का अंतिम परिणाम क्या रहा? इंदिरा गांधी जी का चुनाव वैध रहा, क्योंकि कोर्ट को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले, लेकिन उन्हें बचाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री को बचाने के लिए जो संसद द्वारा संविधान संशोधन लाया गया था उसको अमान्य करार कर दिया गया, उसको गैर संवैधानिक असंवैधानिक करार कर दिया गया। 39वां संशोधन अधिनियम रद्द कर दिया गया। यह फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। अब बात करते हैं कि इस फैसले से क्या कानूनी सिद्धांत और हमारे सामने और चीजें सामने आती हैं। इस केस से हमें कुछ बहुत शक्तिशाली संवैधानिक सिद्धांत मिले। कौन कौन से? पहला, संविधान की सर्वोच्चता। क्या है ये? कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। ये केस ने यह साबित किया। संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। संसद न्यायपालिका का अधिकार छीन नहीं सकती। तीसरा पॉइंट न्यायिक समीक्षा के बारे में बोला कि अदालतों के पास संसद और कार्यपालिका की कार्रवाई की समीक्षा का अधिकार है। और लोकतंत्र और चुनाव के बारे में जो चौथा पॉइंट निकल के आता है, सिद्धांत निकल के आता है, वो ये आता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान की मूल संरचना की आत्मा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि संसद को यह शक्ति होनी चाहिए कि वह अपने नेताओं की रक्षा के लिए कानून बनाए, भले ही इससे अदालत की भूमिका कम क्यों ना हो जाए? या फिर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा अंतिम निर्णय का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि इस फैसले के क्या प्रभाव रहे और आगे किस तरीके से ये केस के इंपैक्ट रहे। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस के गहरे और स्थायी प्रभाव पड़े हैं। कैसे? इसने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत यानी संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया। दूसरा, इसने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी संशोधन लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा को समाप्त नहीं कर सके। इसने आगे के केसों की नींव रखी, जैसे कि आप मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 का केस है, जिसमें 42वें संशोधन का कुछ हिस्सा रद्द किया गया। इसके साथ साथ IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति और स्पष्ट की गई। संक्षेप में देखा जाए तो इस केस ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान कभी भी किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं बदला जा सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अब इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। इसके कुछ मजबूत पक्ष भी हैं और कुछ इसके कमजोरियां भी हैं। जहां तक मजबूत पक्ष की बात है, इसने आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की रक्षा की थी। दूसरा, अदालत ने राजनीतिक
दबाव के बावजूद साहस दिखाया इस केस के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देना, समझ रहे हैं। तीसरा, इसने न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र चुनाव की गारंटी दी। और इसके अगर हम कमजोर पक्षों की बात करें तो कुछ आलोचकों का कहना है यह फैसला राजनीति से प्रभावित था। कुछ के अनुसार इसने न्यायपालिका की सर्वोच्चता बढ़ा दी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो निर्णय है लोकतंत्र को तानाशाही पर जिताता है, उस रूप में इस केस को हम मुख्यतः देखते हैं। और अब निष्कर्ष की बात करते हैं इस फैसले के, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के। तो इस फैसले से हमने क्या सीखा? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, क्या सीखा 1975 सर्वोच्च न्यायालय के इस केस से? आज हमने पहला कि संसद की जो संशोधन शक्ति है वो असीमित नहीं है। संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत यानी कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र का अंतिम रक्षक है। तीसरा, स्वतंत्र चुनाव और न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की धड़कन है। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी नेता चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं है। इसलिए यह केस भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र को आधार स्तंभ माना जाता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या आप सहमत हैं कि न्यायिक समीक्षा को कभी छुआ भी नहीं जा सकता, भले ही संसद चाहे? या फिर आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों को अंतिम निर्णय का अधिकार होना चाहिए? कमेंट में बताइए अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप धूल लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।